नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताऊंगा 100% दोस्तों पास हो जाओगे आप। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पहले बता देता हूँ मैं। चलिए दोस्त, सबसे पहले बता दूं, मैं इससे पहले भी मैंने एक क्लास ले रखी है जिसके अंदर आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के दौरान मैंने आपको ये बताया था कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इस वाले वीडियोस में देखना। इस वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया दोस्त। इसमें तो मैंने आपको फीस दिखा के समझाया है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इस वाले वीडियो को देख के सब कुछ समझ जाना। वही क्वेश्चंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। इसमें मैंने आपको कह सकता हूँ ब्रीफली मैंने आपको पूरे क्वेश्चन समझा दिए थे, बट उसमें क्वेश्चन ज़्यादा था तो बच्चों को लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन करे कौन सा नहीं करना है, ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये आपको करना ही करना है, यथार्थवाद के सिद्धांत यानी कि मार्गेंतु का प्रिंसिपल रियलिज्म करना है। एंड दोस्त देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों यानी फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है दोनों से यानी कि कनेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि इस थ्योरी के बाद ये वाला थ्योरी होता है जो कि कॉनेस वेल्टिस का थ्योरी है, जिसको हम न्यू रियलिज्म कहते हैं। ये थ्योरी मार्गेंत्यू के सिद्धांत का आलोचना करके यानी कि पहले इसकी क्रिटिसाइज करी, उसके बाद एक नया थ्योरी निकल गया, इसका नाम था न्यू रियलिज्म। ठीक है, नव यथार्थवाद सिद्धांत। तो ये दोनों थ्योरी आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन दोनों का ही ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो जिस टॉपिक की वीडियो बना हुआ है मैं आपसे कहूँगा कि आप उनको जरूर देख लेना दोस्तों। लिंक सबके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। एक टॉपिक है आज जे.एन. टिकनर के बारे में, एक नारीवादी है। आज मैं इसको समझाने वाला हूँ। अभी जे.एन. टिकनर मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। अच्छे से देखना इस वीडियो को पूरी एंड तक। तो एक क्वेश्चन ये करना है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये 3 क्वेश्चन करने ही करने हैं आप सभी को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम शीतयुद्ध क्या है, इसके उद्भव कारण बताइए दोस्त। ये सब तो आपको पता ही है। प्लस इस अभी कुछ दिन पहले जो 6th सेमेस्टर के बच्चे उनका भी एग्जाम हुआ था, उसके अंदर मैंने इस टॉपिक को समझाया है, तो उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपका ये भी खत्म हो जाए पूरा। गुटनिरपेक्षता क्या है ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, सोवियत यूनियन के विघटन के कारण। एंड आदर्शवाद और यथार्थवाद दोस्त, इन दोनों को, ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ये इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो सेकंड वर्ल्ड वार के कारण और परिणाम ऑलरेडी करवाया हुआ है, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मैंने सब कुछ करवाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से स्किप कर देना है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ हंस मार्गेंथ्यूस रियलिज्म, ये करना है आप सभी को। कैनेट वोल्टेस ने नव यथार्थवादी के सिद्धांत का जो दिया है उसके परीक्षण कीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन भी करना है। एंड जे.एन. टिकनर का जो थर्ड क्वेश्चन दोस्त, ये तीनों क्वेश्चन करने हैं आप सभी को। इसके बाद शीतयुद्ध, गुटनिरपेक्ष, ये बिल्कुल ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आना ही आना चाहिए। ये मेरे को कहना नहीं पड़ेगा दोस्त कि आप ये को करना है आपको, ये तो हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं अपने ये क्वेश्चन। सोवियत संघ का विघटन वगैरह, ये टॉपिक हमें सब पता होना चाहिए, ठीक है। एंड तो इसके बाद 3 क्वेश्चन जो मैंने कंपलसरी बता दिया आपको स्टार्टिंग के, ये ऊपर के 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, जे.एन. टिकनर तक। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, और इसके बाद बता देता हूँ मैं आपको। हाँ जी दोस्त, देखो भारत की समस्या क्या है, कमजोरियाँ और चुनौतियाँ क्या है, इसके बारे में बताना आपको। तो डिस्कस द इश्यूज एंड चैलेंजेस बिफोर इंडिया एंड एमर्जिंग पावर, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पे हो गए टोटल। चलिए तो देखो, ये जो क्वेश्चन आपको बताया ना, ये वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का और में एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो है ये वाला क्वेश्चन। क्या कहता है ये कि भारत एक उभरती हुई ताकत है, आर्थिक और सैन्य कारकों पर प्रकाश डालते हुए इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो दोस्त 3 क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता दिए। इस क्वेश्चन को दोनों को एक क्वेश्चन ही समझना। तो आज की इस क्लास में आपको मैं ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो दोस्त टोटल हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। ये वाला क्वेश्चन एक और करना है आप सभी को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक चीन का क्वेश्चन दोस्त आ ही जाता है, ये क्लास 12th के अंदर अगर आप देखो पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर सेम यही वाला क्वेश्चन है। हमारी सत्ता का वैकल्पिक केंद्र एक चैप्टर था, आपको याद हो दोस्तों, थोड़ा सा आपको तो धुंधला याद हो, अभी क्लास 12th किए हुए तो काफ़ी दिन हो गए, तो उस टाइम आपने ये चैप्टर पढ़ा था, आपने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में, ठीक है। बस दोस्त यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, ठीक है। बाकी मैं फिर से बता रहा हूँ, शीत युद्ध एंड यानी कोल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, एंड गुटनिरपेक्ष हो गया, ये सब मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये सब आपको पहले से ही पता है। ये बिल्कुल ही कॉमन टॉपिक होता है। अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हो या ये प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस आपके पास है तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्त, आज जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इन क्वेश्चन को करना है आप सभी को। इसके नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, इस वाले वीडियोस को देखना है आप सभी को। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इनको आपको देखना ही देखना है। चलिए तो आज की इस क्लास में मैं क्वेश्चन जो फर्स्ट इसको डिफाइन करता हूँ, कुछ अपने ही वर्ड्स में आपकी पॉइंट्स दे देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना करनी है आप सभी को, यानी क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ हंस जे मार्गेंथ्यूस रियलिज्म, ठीक है। देखिए दोस्तों, मार्गेंत्यू की जो प्रिंसिपल है रियलिज्म, जिसको हिंदी में यथार्थवाद कहा जाता है। यथार्थ मतलब होता है सच्चाई, वाद मतलब एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी।
तो यथार्थवाद ये कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसके अंदर सभी कंट्री एक दूसरे को हराने पे लगी रहती है और कभी भी वॉर हो सकता है, क्योंकि सभी कंट्री अपने पावर को गेन करने चाहती है, पावर को बढ़ाना चाहती है। इसलिए दोस्त नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा इशू होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या वहाँ पे, चलिए हम पहले ये समझते हैं। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित मतलब कि एक देश की क्या जरूरत है, आखिर उस देश के पास ऐसा क्या है जो उसको और बढ़ाना है। जैसे कि मान लो इंडिया अगर किसी और कंट्री के साथ अपने रिलेशन बनाता है तो वो यही देख के बनाएगा कि उसके साथ रिलेशन बनाने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखते हैं। देखो दोस्त, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, जिसका नाम था क्या, यथार्थवाद। तो यथार्थवाद जो थ्योरी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार मार्गेंथी के द्वारा दिया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है या इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इसके अंदर वॉर की कंडीशन हमेशा बनी रहती है, कभी भी युद्ध हो सकता है। एक दूसरे कंट्री आपस में दोस्त शक्ति बढ़ाने में लगे रहते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर है, कब कौन किस पे अटैक करता है कुछ नहीं पता दोस्त। जैसे कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, ये पता थोड़ी था, बट अटैक कर दिया। ऐसे ही दोस्त कभी इसराइल का भी अटैक कर देता है दोस्त किसी कंट्री पर। तो इस तरीके से अटैक होते रहते हैं ये। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ जो गेम है वो पावर का है दोस्त। अगर ये पावर नाम का वर्ड ना हो और कोई कंट्री अपने पावर को बढ़ाना नहीं चाहता हो तो ये गेम दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और ये लेवल बढ़ेंगे ही नहीं। तो इस लेवल को बढ़ाने के लिए कोई भी कंट्री नहीं चाहता दोस्त कि दुनिया में शांति हो। ये मार्गेंथ्यू कह रहे हैं यहाँ पे, सब कंट्री चाहते हैं कि दुनिया के अंदर हम अपने पावर को बढ़ाने के लिए हम जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, अगर इसके लिए युद्ध करना पड़े तो वो भी करेंगे दोस्त। तो यहाँ पे आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया है सिर्फ यथार्थवाद थ्योरी क्या कहता है। देखो, चीन के सुनजू की एक पुस्तक है दोस्त, आर्ट ऑफ वॉर, इसके अंदर भी इन्होंने यही बताया था कि दुनिया में किस तरह से एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करके अपने पावर को बढ़ाना चाहती है। जिसमें तो चीन के बारे में तो हम जानते हैं, उसकी विस्तारवादी नीति, जैसे कि आज हांगकांग पे देख लो, ताइवान पे देख लो, उसकी तो कला हम जानते ही हैं, ठीक है। अगर कौटिल्य की बात करें, कौटिल्य ने अपनी बुक दोस्त अर्थशास्त्र के अंदर भी यही बताया कि किस तरीके से आज एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हावी हो सकता है, एक कंट्री को अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, वो इस तरीके से बनाना चाहिए जो सबसे सुप्रीम हो, है ना, बिल्कुल पावरफुल बना रहे वो कंट्री। एंड दो थ्यूसिडाइड्स की एक पुस्तक है दोस्त, इस पुस्तक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ द फिनिशियन वॉर, है ना दोस्त। ये रोम के अंदर जब वॉर चल रहा था रोमन साम्राज्य के अंदर, उस टाइम की बात कही इन्होंने, और उसी टाइम पे इन्होंने यही बताया। तो ये जो यथार्थवादी जो वर्ड है, ये जो रियलिज्म थ्योरी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मार्गेंथ्यू के अंदर ही मिलता है या मार्गेंथ्यू की बुक में ही मिलती है। इससे पहले भी दोस्त कई सारे, यानी जैसे कि सुंजो हो गया, इसने अपनी बुक में दी है, कौटिल्य हो गया, थुसिडाइड्स हो गया दोस्त, इन सब ने अपने कहीं ना कहीं बुक में दी है। इसके बाद दोस्तों मैकियावेली आता, जो कि मॉडर्न पीरियड के अंदर, इसने अपनी बुक द प्रिंस के अंदर यथार्थवाद की बात करी, और इसने भी दोस्तों यही कहा कि एक देश के लिए उसकी मिलिट्री, उसकी आर्मी बहुत ज़रूरी है ना। अगर एक देश सबसे ताकतवर बन के रहेगा तो रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों कभी भी हासिल कर लेगा। इसलिए एक देश के लिए शस्त्र यानी कि हथियार जरूरी है। आखिर हम बात करते हैं यथार्थवाद का मतलब क्या होता है दोस्त। देखिए, यथार्थवाद यानी रियलिज्म, ये एक रियल शब्द यानी कि रियल वर्ड से बना है, और रियल जो वर्ड है यार, ये ग्रीक भाषा के रिस शब्द से निकल कर आया है, और रिस का मतलब होता है वास्तु, यानी दोस्त आप समझते हो वस्तु, कोई भी वस्तु, यानी कि जो भी आपको दिख रहा है ना दोस्त, ये वस्तु लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपको विजिबल है, जिसको आप छू सकते हो, जो आपको दिखने में दिख रहा है वो, ठीक है। ये कॉपी, कपड़ा, मकान, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इनविजिबल तो है नहीं यार। तो ये यथार्थवाद यही कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर वो चीज़ हमें दिख रही है कि किस तरीके से एक कंट्री अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दूसरे छोटे छोटे कंट्री पे अटैक करता है, या उनको कब्जे में करना चाहता है, या वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए तो अपनी मिलिट्री को बढ़ाता है ना, अपनी डिफेंस को, हेल्थ को, एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। अब एक एक कोई भी देश हो यार, वो शक्तिशाली बनना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिख रहा है। अगर दोस्त हम अमेरिका की बात करें, है ना, हम भारत की बात करें, भारत नहीं चाहता है दुनिया में सुपर पावर बनना, रसिया भी चाहता है, चीन भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, ब्रिटेन भी चाहता है, फ्रांस भी चाहता है, सभी कंट्री यही चाहते हैं। जैसे दोस्त तो मार्गेंथ्यू यहाँ पे कहता है, जैसे एक इंसान है मान लो, तो एक इंसान दूसरे इंसान से अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ा के रखना चाहता है कि भाई सुन, देख तेरे से पावरफुल हूँ
मेरे पास तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, बंदी है, संदी है, सब कुछ है मेरे पास, कुछ चीज़ की कमी नहीं है। तो एक इंसान अपने सोशल स्टेटस को हमेशा बढ़ा के रखना चाहता है। अगर हमारे पास वो चीज़ एक्चुअल में नहीं भी होती है तो भी हम इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, इस तरीके से दिखावा करते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है तो तेरे पास नहीं है। हम दूसरे को नीचा दिखाने से भी नहीं चूकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक यथार्थवादी है, ये एक रियलिज्म की एक थ्योरी के अंदर बताता है मार्गेंतु कि जिस तरीके से एक इंसान का ये बिहेवियर होता है सेम वही इंसानों से मिलाकर एक देश बना होता है। तो देश भी यही करता है, दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है, सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहता है, कोई पोस्ट और पद प्रतिष्ठा चाहता है। जिस तरीके से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है तो पावर बढ़ती है। ये सब दोस्त मार्गेंतु यहाँ पे कह रहा है। भौतिक जगत को सत्य मानता है दोस्त मार्गेंतु। ये जो यथार्थवाद की जो थ्योरी है ये बोलता है जो भौतिक जगत है यानी कि जो दुनिया है ये रियलिटी है और इसके अंदर एक इंसान प्रत्यक्ष रूप से पावर्स को यानी कि सिस्टम को अनुभव कर सकता है। तो मार्गेंतु आप कह सकते हो कि इसका मेन प्रिंसिपल जो सपोर्टर है यथार्थवाद का एंड वो मार्गेंतु ही है। इसके बाद दोस्त और भी ऐसे E.H. कार हो गया, रैनहोल्ड हो गया, जॉर्ज कैनन हो गया, ये सब इसके और इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यथार्थवाद का उदय हुआ, राइज हुआ एंड आप कह सकते हो कि सिस्टमेटिक वे में इसको पढ़ाना जाने लग गया कॉलेज वगैरह के अंदर ये सब्जेक्ट एज अ टॉपिक के रूप में। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले इतना इसका क्रेज़ नहीं हुआ करता था, ठीक है। एंड दोस्त रियलिज्म के बाद एक और थ्योरी है यार आदर्शवाद की, आइडियलिज्म की। ये क्या कहता है कि दुनिया में सब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर सब शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते जैसे रियलिज्म कहता है। यथार्थवाद ये बोलता है कि नहीं, दुनिया में सब जगह शांति बनी हुई है, शक्ति के लिए कोई नहीं बल्कि अब व्यापार के लिए सब बढ़ावा देते हैं और सब व्यापार करना चाहते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और दुनिया में यानी कि जो समाज है उसमें शांति बनी रहनी चाहिए, हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, कोई भी अनैतिकता के लिए कोई काम ना करे, सब नैतिकता के रास्ते पे चले। ये है दोस्तों आइडियलिज्म। आइडियलिज्म आदर्शवाद का मतलब होता है ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए। जो इस टॉपिक पे बात करते हैं उसको कहा जाता है आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आज देख लीजिएगा आप। जो पावर्स की बात नहीं करता, जो पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, जो बोलता है कि नैतिकता के रास्ते पे चलो, अनैतिक है ना, यानी कि मोरलिटी के रास्ते पे चलो, यानी कि दोस्त मोरलिटी का वॉयलेंस ना करो और कोई भी वॉयलेंस मत करो, ठीक है। तो ये सारे जो बात कहता है वो है आइडियलिज्म, जो कि आप सोचो ज़रा पॉसिबल है ये आज की इस दुनिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं यथार्थवाद के द्वारा जो बात कही गई है दोस्त कहीं ना कहीं कुछ मामलों में वो सही साबित होती है कि एक देश चाहता है अपने आप को आगे बढ़ाना। यथार्थवाद पे दोस्त विचारकों के विचार क्या क्या है अब इसके बारे में देखते हैं। देखो थीसिडाइट्स का क्या विचार है। देखो अधिक शक्तिशाली राज्य, देखो दोस्त ठीक है, हाँ, अधिक शक्तिशाली राज्य में युद्ध जीतने की संभावना अधिक होती है। शक्तिशाली राज्य ही युद्ध का परिणाम निर्धारित करता है। ये दोस्तों थीसिडाइट्स कह रहा है। आप समझ सकते हो कि जो सब सुपर पावर होगा वो युद्ध को जीत सकता है, उसके पास क्योंकि पॉसिबिलिटी है, उसके पास सब कुछ है। चाणक्य जी क्या कहते हैं यहाँ पे, भाई युद्ध अनैतिक नहीं बल्कि वीरता का परिणाम है। लो भाई, तो युद्ध जो जीतेगा वो वीर कहलाएगा। होब्स क्या कहता है, जिस तरह प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य आत्मसंरक्षण होता है उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में राज्य का भी यही उद्देश्य होता है। देखो होब्स एक पॉलिटिकल थिंकर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर दोस्त, ठीक है। तो इसका भी ये कहना था कि एक टाइम ये था कि जब कोई स्टेट नहीं हुआ करती थी, तो जब स्टेट नहीं होता था दोस्त तो उस टाइम भी सभी लोग चाहते थे इंडिविजुअली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, यही चाहते थे, सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहते थे। लेकिन जब सभी लोगों ने मिलकर स्टेट को बना दिया तो अब यहाँ पे हुआ क्या, तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में राज्य का भी यही उद्देश्य होता है। यानी कि जिस तरीके से एक इंसान अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करना चाहता है वैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपनी मिलिट्री बढ़ाता है, अपने आप को सुपर पावर बनाता है और इस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत आता है। BOP कहते हैं इसको, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब कि हम इतने शक्तिशाली बन जाए ताकि हमारे पड़ोस वाला भी हमारे बराबरी रहे। अगर वो हमसे आगे निकलता है तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। जैसे दोस्त मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि चाइना है, बोलो दोस्तों इंडिया है, पाकिस्तान भी है ना, आसपास ही है। तो अगर इंडिया से तो ज़्यादा ताकतवर चाइना बन जाता है, सपोज डेट जो पाकिस्तान बनता है, तो इंडिया को इससे खतरा होगा, हमारी जो सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाएगी। इसलिए बैलेंस ऑफ पावर बना रहना चाहिए। इंडिया को चाहिए ये कि हमेशा हम अपने चाइना को मुकाबले में हमेशा बराबरी में रहे। जब भी ऐसी कोई बात है तो चाइना को दोस्तों उसकी चाइनीज़ वाली जो माल होती है ना उसको वहीं पे हम फूंक डालें यहीं पे, ठीक है, यानी कि उसको सबक सिखा दें। हम 1962 वाले दोस्त इंडिया तो अब रहा नहीं है यार, चाइना को अभी ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये एक बात कहता है होब्स के द्वारा।
अब मार्गेंथू का यथार्थवाद क्या है, टॉपिक एग्जाम के अंदर यही आता है। अभी तक दोस्त इंट्रोडक्शन है, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ सेम आपको वैसे ही लिख लेना है, इसी फॉर्मेट में एग्जाम में लिख कर आना आप सभी को। देखिए मार्गेंथू की पुस्तक है राष्ट्रों के मध्य राजनीति, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, दोस्त 1948 में ये वाली बुक आई थी। ठीक है दोस्त, ये वाली बुक, इस बुक के अंदर बताया मार्गेंथू ने क्या कहा इसने कि यथार्थवाद का अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। मैंने दोस्तों आपको बताया कि मार्गेंथू एक ऐसा बंदा है जिसने ये कहा कि जो रियलिज्म है इसका मतलब ही होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहेगा, और कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है दोस्त। आप खुद देख लो यार, 1914 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। 1939 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ। 1945 में क्या हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब दोस्त इसके बीच में कई सैकड़ों छोटे छोटे युद्ध हुए। अगर दोस्त मैं आपको एग्जांपल दूँ के बताऊँ थोड़ा, चलो इसे देखते हैं भाई। 1950 में कोरिया का वॉर हुआ, खुद देखिए आप। 1964 के अंदर वियतनाम वॉर हुआ है। भारत में दोस्तों 1964 के आसपास आपको पता है 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ। 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। 64 में जो अमेरिका और वियतनाम में वॉर हुआ था यार, ये तो आपको पता ही है। अब इसके बाद और भी आपको मैं डेटा बताऊं तो खुद देखिए आप, 1979 के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर ने अटैक कर दिया, उस पर उसने कब्जा कर लिया। एंड दोस्त 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस टाइम भी आपको पता है यार कि खाड़ी युद्ध उस टाइम ही हुआ 1990 के आसपास। अमेरिका ने दोस्तों जिस तरीके से इसने दोस्तों अगर देखोगे आप, जिस तरीके से इसने इराक पे इसने कब्जा किया आगे चल के, यानी कि अटैक किया इसने सिर्फ तेल के बहाने पे, है ना। एंड दोस्तों अगर देखोगे आप मेनली तो छोटे छोटे युद्ध होते ही रहे, हमेशा होते रहे दो छोटे छोटे युद्ध। तो ये छोटे छोटे युद्ध होने का मतलब क्या है, यानी कॉन्फ्लिक्ट बने रहेंगे। तो दोस्त मार्गेंथू जो यहाँ पे कहता है कि यथार्थवाद का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देशों के बीच में संघर्ष होता रहेगा और ये बना ही रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता। जिस तरीके से दोस्त एक इंसान की इच्छा खत्म नहीं होती, जैसे एक इंसान को दोस्त मान लो कि 100 रुपये चाहिए, अगर उसको 100 रुपये मिल भी जाएगा तो वो 1000 रुपये की इच्छा रखेगा। अगर उसको 1000 मिल गया तो उसको 10,000 रुपये की इच्छा रहेगी। तो हमेशा हमारी इच्छा बंद खत्म हो नहीं सकती यार। अगर हम आज दोस्तों सिचुएशन बिल्कुल अलग है यार, ठीक है। अभी हम सिंगल है तो बोलेंगे यार मिंगल हो जाए यार, कोई लड़की वड़की मिल जाए यार, बस कुछ अच्छा रहेगा यार। कोई जब उसकी वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी, अब यार 2 साल हुआ नहीं, बोर हो गया यार, अब मज़ा नहीं आ रहा यार। तो एक इंसान अपनी इच्छा को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, जो कंट्रोल कर ले वो इंसान हो ही नहीं सकता। वाह भाई वाह भाई, अगर कोई इंसान कंट्रोल कर लेता है दोस्त, वो तो फिर सन्यासी बन जाएगा यार, है ना। वो तो पहाड़ों पे रहेगा, फिर तो हिमालय की चोटियों पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्गेंथू ने कहा कि संघर्ष होते ही रहेगा भाई, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। तो यथार्थवादी आदर्शवादियों के विचार से सहमत नहीं है। यथार्थवादी आदर्शवादियों की आलोचना करते हैं। ये बोलते हैं कि आइडियलिज्म जो है ये आदर्शवादी, उन्होंने ये कह दिया कि दुनिया में संघर्ष नहीं होना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, और सोसाइटी में सब एक दूसरे की हेल्प करे, व्यापार में बढ़ावा दे। ये दोस्तों आइडियलिज्म का कहना है। तो मार्गेंथू कहता है, यानी यथार्थवादी की थ्योरी ये कही जाती है ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से दोस्त हम एक इंसान दूसरे इंसान से आगे निकलना चाहते हैं, आज गवर्नमेंट जॉब सब लेना चाहते हैं, इसके लिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में सभी कंपटीशन कर रहे हैं। अब इस कंपटीशन में तो गला काट प्रतिस्पर्धा है भाई, गला काट प्रतिस्पर्धा। अगर आप मुंह से निवाला खा भी रहे हो तो आपका मुंह के उंगल डाल के निवाला छीन के भाग जाएगा, ऐसा इस टाइम दोस्तों प्रतिस्पर्धा हो रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो कोई ना कोई उस टाइम कुछ कर रहा होगा, और जो जिस टाइम आप करने की सोचोगे वो उस चीज़ में जीत चुका होगा, यानी कि उसको वो पोस्ट मिल चुकी होगी। तो इस तरीके से बताते हैं यार। देखो मेन चीज़ यहाँ पे आपको ये समझना है कि यथार्थवादी होकर अपनी विदेश नीति बनाना चाहिए हमें, यानी कि हमें एक रियलिस्ट सोच रखकर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहिए कि हमें किस देश से अपने रिलेशन को बनाना चाहिए, क्या हम उससे फ़ायदा होने वाला है। आप खुद से सोचो यार कि 1991 से पहले यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी बेहतर थे, लेकिन जैसे सोवियत संघ टूटा तो 1991 के बाद अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होने लग गए, क्योंकि हमने एलपीजी अपनाया, हमने अपनी दोस्त से यानी कह सकते हो कि हमने लिबरलिज्म दोस्त यानी जो उदारवाद हमने अपनाया, लिबरलिज्म अपनाया, हमने प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, ग्लोबलाइजेशन हमने अडॉप्ट किया, तो हमारी पॉलिसी थोड़ी सी सही हो पाई और हमने खुलापन लाया। क्योंकि पहले क्या था, हमारी पॉलिसी के अंदर सोशलिज्म ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। मार्गेंथू का यहाँ पे मानना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी कि स्ट्रगल फॉर पावर है सिर्फ, है ना। एंड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उद्देश्य कुछ भी हो, शक्ति यानी कि पावर उसका तात्कालिक उद्देश्य होता है, यानी कि दोस्त सभी कंट्री कहीं ना कहीं पावर गेन करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए लगे रहते हैं, जिससे दोस्त एक इंसान भी वही चाहता है यार,
पैसे में पावरफुल बने, मसल्स में पावरफुल बने, पॉलिटिक्स में पावरफुल बने, सब जगह पावरफुल बने। तो एक देश भी यही चाहता है कि वो दूसरे देश से पावरफुल बने, एटम बम्स हो उसके पास, सारे मिलिट्री हो, सारे दोस्त गोले बारूद बंदूक सब कुछ उसके पास हो, डिफेंस में, हेल्थ में, सब कुछ हो। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर लाइक अदर पॉलिटिक्स वट एवर। विद द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पावर इज इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। हम उसी टाइम चाहते हैं कि नहीं भाई हमें सिर्फ शक्ति चाहिए, भाई पावर चाहिए। तो जो तात्कालिक होता है ना वो हमें चाहिए पावर। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सबसे बड़ी बात है ये। तो शक्ति देखो देखो जो मार्गेंतु है वो रियलिज्म को बोलता है ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कुछ भी नहीं है, बस ये शक्ति गेन करने का यानी पावर गेन करने का और अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने का एक तरीका है। अब इस पॉइंट को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्गेंतु जी का ये कहना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसके अंदर कोई कंट्री यथार्थवादी होकर यानी कि रियलिस्ट होकर पॉलिसी बनाता है तो वो दो बातें सोचेगा। पहली, वो अपने देश के पावर को बढ़ाएगा। अब ये शक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है? शक्ति मतलब यही है ना कि हमारे देश की मिलिट्री पावर, डिफेंस ऊंचे में हो ना, सुप्रीम हमारे देश की डिफेंस। कोई कंट्री हमारे बारे में सोचे दोस्तों उसका पतलून गीला हो जाए, नहीं भाई उससे दूर रहना है। वो दोस्त वो मारता ज़्यादा और गिनता कम है। तो ऐसे मतलब कि आइडेंटिटी बने हमें दुनिया के अंदर। और एक शांति प्रिय देश यार, ऐसा भी नहीं कि यार लोग गलत सोचे, गुंडे मला है ना, जो गुंडे वगैरह होते हैं ऐसा भी ना सोचे। बट कोई कंट्री ऐसा ये सोच कि वो उसके बाद कुछ भी नहीं है हम उस पर अटैक कर देते हैं, तो जैसे 1962 में चाइना ने किया, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, बस ये कहना है। ठीक है, तो हमारी मिलिट्री पावर, डिफेंस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फंडामेंटल जो नीड्स होते हैं लोगों को, इसमें हम सुपर पावर बन सकें एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो राष्ट्रीय मतलब देश हमारा, हित मतलब लोगों की जरूरत। अब लोगों की जरूरत क्या है दोस्त? चाहे देश का विकास हो। देखो राष्ट्रीय हित की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है नेशनल इंटरेस्ट की, फिर मैं आपको डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे देश का डेवलपमेंट हो रहा हो इंटरनेशनली एंड दोस्त इकोनॉमिकली देखे, पॉलिटिकली देखे, सोशली देखे, सभी जगह सेक्टर में हो रहा हूँ। ठीक है, देश हमारा डिफेंस पावर बन रहा हो, डिफेंस के अंदर है ना, सुरक्षा के लिए हमारा देश सबसे आगे, देश में यूनिटी बनी रहे, एकता और अखंडता बनी रहे एंड दोस्त देश के अंदर जो भी कार्य हो रहे हो, जो प्रगतिशील हो रहे हो, प्रोग्रेसिव वर्क हो रहा हो, जिससे कि देश का अल्टीमेटली जो सभी लोग हैं उन सभी का डेवलपमेंट हो रहा हो। तो यही हमारे देश का राष्ट्रीय हित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व होता है पावर और नेशनल इंटरेस्ट। हम दोस्त नेशनल इंटरेस्ट मान लो कि इंडिया ऐसे कंट्री के साथ रिलेशन बनाता है जिस कंट्री को सिर्फ हमें देना पड़ रहा हो बट उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हमें जब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा, यानी हमारे देश को फ़ायदा नहीं हो रहा। हम दोस्त इससे फ़ायदा यानी कि इससे इंटरेस्ट, हम अब इससे रिलेशन ना बनाकर उस कंट्री से रिलेशन बनाएंगे जिससे हमारा फ़ायदा हो रहा हो। देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए होती है। कोई भी आपका दोस्त परमानेंट दुश्मन नहीं है, ना ही कोई आपका परमानेंट फ्रेंड है। जो आज आपका फ्रेंड है वो कल आपका दुश्मन ही बन सकता है, जो आज आपका दुश्मन है कल आपका फ्रेंड ही बन सकता है। दोस्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये इसका मेन पॉइंट है ये। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे? पावर और नेशनल इंटरेस्ट, सब शक्ति और राष्ट्रीय हित को देख के ही अपनी नेशनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो मार्गेंतुस के बारे में हमने देख लिया, सारे प्रिंसिपल देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब क्या है कि मार्गेंतु के 6 प्रिंसिपल हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला प्रिंसिपल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित है। जिस तरीके से एक इंसान उसी बंदे के साथ अपने रिलेशन को बनाएगा जिससे उसका फायदा होने वाला हो। अब मान लो कि इससे इसका फायदा नहीं है तो रिलेशन तोड़ देता है। अब रिलेशन तो आज ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम बदल जाता है, वैसे ही एक इंसान की तरह ही दोस्त एक देश भी स्वार्थी होता है। तो मार्गेंतु दोस्तों ये कह रहे हैं कि जैसे इंसान एक लालची होता है, ढोंगी होता है, स्वार्थी होता है ना, वैसे ही एक इंसान की तरह एक देश भी दोस्तों उस तरीके से लालच उसके अंदर भरी होती है, वो स्वार्थी होता है, अपने संबंध, अपने स्वार्थ, अपने इंटरेस्ट को देख के बनाता है। जिस दिन लगता है कि उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, उसके सेल्फ इंटरेस्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, वो रिलेशन तोड़ देता है। तो एक इंसान की तुलना दोस्त इसने देश से करी है मार्गेंतु। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसका ये क्लियर है। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। ये मार्गेंतु कहता है कि शक्ति को राष्ट्रीय हित पूरा करने का साधन माना है। एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्त, मान लो कि हम हमारे देश के अंदर रहते हैं। अब हमारे देश की पॉलिटिक्स में जो हमारे देश के पॉलिटिक्स को यानी जो देश के हमारे लीडर हैं, अब उनको ये चाहिए कि हमारे देश में जो भी जरूरी है, मान लो कि दोस्त तेल है ना, हम पता कच्चा तेल हमें बाहर से खाड़ी देशों से लेना पड़ता है, तो हम ये कैसे कर पाएंगे? मार्गेंतु कहता है तो दोस्त तेल हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत का मतलब राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, आप इस तरीके से समझना। तो नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए
हमें पावर चाहिए। अब दोस्त यहाँ पे पावर सिर्फ वही पावर नहीं है कि हम किसी को मार के गिरा दे वहीं पे उसका तेल छीन ले। पावर का मतलब यहाँ पे है मनी पावर। पावर का मतलब यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का पावर। पावर का मतलब यहाँ पे ये है कि भारत जो भी कह दे दुनिया उससे हिल जाए, यानी कि हम दो लोग हमारे बातों से इफेक्ट दुनिया पे पड़े। आज दोस्त अगर इलेक्शन अमेरिका में हो रहा है तो दुनिया भर की मीडिया के अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति छा रहा होता है, आज वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि भारत के अंदर अगर वो सुपर पावर या दोस्त भारत के पास वो पावर हो तो हम अपने राष्ट्रीय हित को पूरा कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय हित पूरा करने के लिए पावर होना चाहिए। और दोस्त अगर मैं आपको सिंपल अपनी तरह से एग्जांपल दूं, आज हमें अपनी नीड को पूरा करना है तो नीड को पूरा करने के लिए दोस्त मनी होना चाहिए। वैसे ही नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास पावर होना चाहिए। ठीक है, आज जैसे कि यूएनओ में हम परमानेंट मेंबर होने चाहिए, दोस्त एनएसजे के हम मेंबर होने चाहिए, तो तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके मेंबर होने चाहिए हम। हमारा भी एक ओहदा होना चाहिए, इकोनॉमिकली हम दोस्त सबसे ऊपर होने चाहिए, है ना, पर कैपिटा इनकम ऊपर हो, जीडीपी सही हो हमारी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो पावर है वो नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने का एक साधन होती है। तो दोस्त ये है सेकंड प्रिंसिपल मार्गेंथ्यू का। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसका, राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है। ये दोस्त मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या कहता है मार्गेंथ्यू, जो यानी कि जो राष्ट्रीय हित है, यानी कि दोस्त जो नेशनल इंटरेस्ट है, इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। अभी आपको मैं एग्जांपल दिया था नीड करके, यानी कि एक जरूरत है जो देश की, ये डेवलपमेंट हो गया, देश की सुरक्षा हो गया, कोई देश पे आक्रमण ना करे, ये सब हमारे देश की सेल्फ यानी कि नेशनल इंटरेस्ट है। चेंजेबल एंड नॉन चेंजेबल, दो जो नॉन चेंजेबल है इसमें कौन कौन से हैं, देश की यूनिटी, एकता, अखंडता, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे प्रिंसिपल है जिसके साथ समझौता कोई भी नहीं करेगा, यानी कि ये किसी भी कीमत पे चेंज नहीं हो सकता। हम चाहेंगे अपने देश की एकता हमारी बनी रहे, अखंडता बनी रहे और संप्रभुता के साथ कोई भी खेल ना हो। संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी, कि एक देश की जो इंटरनल पावर है और जो एक्सटर्नल पावर है डिसीजन लेने की, उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमारा देश टोटली इंडिपेंडेंट होगा किसी भी मामले में डिसीजन लेने के लिए। इसको दोस्तों हम सोवरेनिटी कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र 1947 से पहले हमारे पास सोवरेनिटी नहीं थी। 1947 के बाद दोस्तों हमारे पास सोवरेनिटी आ गई। हम संप्रभुत्व कंट्री है, जनता में संप्रभुत्व निवास करती है, जनता जिसको चुनती है पावर उसके पास आ जाती है। क्लियर है दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती है नॉन चेंजेबल, ये चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है चेंजेबल। इसमें क्या होता है, देखो, परिवर्तनीय हितों की प्राप्ति ना हो परंतु अपरिवर्तनीय हित विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। राष्ट्रीय हित परिवर्तनीय होता है, मार्गेंथ्यू कहता है कि सदैव इसकी पूर्ति करना चाहिए। अब दोस्तों मार्गेंथ्यू यहाँ पे जो बता रहा है परिवर्तनीय मतलब जैसे कि हमारा कोई मित्र राष्ट्र, यानी कि जो हमारा मित्र राष्ट्र है, जैसे हमारे संबंध अच्छे हैं, हम उससे अपने संबंध बेहतर करें, लेकिन जब हमें लगे कि उस मित्र से या उस देश से हमारे पास जो भी अभी फ्रेंडशिप का जो संबंध है बट उससे बेनिफिट नहीं हो पा रहा हमें यार। जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको, 1991 से पहले यूएसएसआर के साथ था, लेकिन 1991 के बाद यूएसए के साथ हो गया हमारा, तो हमने ये चेंज किया ना, तो नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये चेंजेबल है। हम इसको चेंज कर सकते हैं जब हमें लगता है जो देश के लिए जरूरी है, जो देश के लिए सही है। फोर्थ पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय हितों का स्वरूप परिवर्तनीय होता है, यानी कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं दोस्त वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मतलब यहाँ पे ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ना ही कोई आपका स्थायी परमानेंट कोई दोस्त होता है, ना ही दोस्त कोई परमानेंट आपका एनिमी होता है। जैसे कि यही बात सेम अगर देखें तो चाणक्य ने भी कहा था यार, जो आपका फ्रेंड है कब कल आपको दुश्मन बन जाए पता भी नहीं चलेगा आप सभी को। ठीक है, तो यही सेम बात यहाँ बता रहा है यहाँ पे फोर्थ प्रिंसिपल के अंदर मार्गेंथ्यू के द्वारा। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्य को नहीं अपनाया जा सकता। जैसे दोस्त आइडियलिज्म ने कहा था, यानी आदर्शवाद ने, कि हमें नैतिकता के रास्ते पे चलना चाहिए, हमें शांति को बढ़ावा देना चाहिए, तो मार्गेंथ्यू यहाँ पे कहता है कि बकवास है ये सब, नैतिकता को तो अपनाया ही नहीं जा सकता। अब कोई कंट्री कितना भी शांति प्रिय बन जाए, कोई दूसरा कंट्री आके चुल करेगा तो उस कंट्री में चुल होगा ही होगा, वो भी ऐसी जैसी करेगा उस कंट्री की। तो इसलिए यहाँ पे कहता है ये कि व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्रीय नैतिकता में अंतर है। एक इंसान अगर नैतिकता है तो दोस्त को अपने देश का वो सम्मान करेगा, हम अपने देश के झंडे का सम्मान करेंगे, नेशनल एंथम का हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपने देश की जो प्रॉपर्टी है हम उसका, जो अपने देश की यूनिटी का, इंटीग्रिटी का एंड फर्टर्निटी का, सोवरेनिटी का हम उसका रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एक इंडिविजुअली दोस्त ये हमारी मोरलिटी है। बट राष्ट्रीय नैतिकता अलग है। ऐसा नहीं है कि एक देश के ऊपर कोई अटैक कर दे तो वो सहता जाए, है ना। आज वो टाइम नहीं है कि दोस्त गांधी जी की वो सिद्धांत की कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। आज वो टाइम नहीं है दोस्त, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारने से पहले ही उसके हाथ काट दो,
ये टाइम आज का तो है, तो ठीक है। तो एंड 6 पॉइंट क्या है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपनी स्वायत्ता है, यानी कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल ही ऑटोनोमी है, एक ऑटोनोमी सब्जेक्ट है यहाँ पे। क्यों, ये बोलता है कि यथार्थवादी राजनीति क्षेत्र में स्वायत्ता में विश्वास रखता है। ये बोलता है कि किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए किसी के इंटरनल मामले में, टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए सभी कंट्री, और एक एक कंट्री के अपने अपने अधिकार हैं। अब वो किस तरीके से अपने आप को सुपर पावर बनाता है ये उस पर डिपेंड करता है दोस्त, ठीक है। तो टोटली सब ऑटोनोमी है। तो ये दोस्त टोटल 6 प्रिंसिपल है मार्गेंत्यू की, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मार्गेंत्यू की आलोचना की जाती है, हम इसको भी देखते हैं। देखिए मार्गेंत्यू जो है किस बात के ऊपर इसकी आलोचना की जाती है ये देखते हैं हम। देखिए मार्गेंथु ने मानव को स्वार्थी माना है, ठीक है भाई, मानव स्वार्थी है। ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह से एक इंसान पूरा स्वार्थी है, हमेशा एक इंसान बस मैं करता रहता है, सभी देश ऐसे नहीं है दोस्त। अगर मैं आपको अपने भारत की बात करता हूँ, भारत से खूबसूरत देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जितनी दोस्तों हम डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, स्टार्टिंग से देख लीजिए आप, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं दोस्त, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है जो हमारी है एटम बम्स की। हम कभी कोई पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि दुनिया को ये लगे कि हम बिल्कुल शांति प्रिय देश है, और वास्तव में दोस्त हैं हम। गांधी जी, महात्मा बुद्ध जी, हम गांधी और बुद्ध के कंट्री मेरे भाई, तो हम तो बिल्कुल शांति प्रिय देश हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्वार्थी वाला कंसेप्ट है ये सभी कंट्री पे लागू होता हूँ, ठीक है। बहुत कंट्री हैं दोस्त ऐसे जो हमेशा दुनिया में चाहते हैं शांति हो, तभी दोस्त नाम बना था, इसको नेम कहा जाता है, नॉन अलाइंस मूवमेंट कहा जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि राष्ट्रीय हित को दिया जाता है। कि एक कंट्री नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने में लगा रहता है, बट आपस में कोऑपरेट भी करे एक दूसरे की, तभी तो फुलफिल किया होगा भाई ये सारे। एंड वैरो वासरमैन के अनुसार ये कहा जाता है कि मार्गेंतो के सिद्धांत को निरपेक्ष एवं अपारमाणिक आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित माना गया है। इसने ये कहा कि भाई जो मतलब कि जो बैरो वेसरमैन है कि ये अपारमाणिक है, पर जिस तरीके से दोस्त मार्गेंत्यू ने जो बातें कही है कि एक देश हमेशा लगा रहता है और कभी भी युद्ध हो सकता है, एक तरफ से युद्ध को बढ़ावा देके अराजकतावादी सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए यानी कि मार्गेंत्यू की इसने आलोचना करी है। होजमैन के अनुसार क्या है, मार्गेंत्यू शक्ति को साध्य एवं साधन दोनों मानता है, लेकिन दोस्त जो शक्ति है वो एक माध्यम हो सकता है, यानी कि एक साधन है वो। अगर दोस्त हम शक्ति को साध्य मान ले, साध्य मतलब लक्ष्य जिसको सब प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्त, तो ये युद्ध वाली जो बात है, युद्ध वाली जो कंडीशन है ये होती ही रहेगी। इसलिए हमें शक्ति को केवल दोस्तों एक साधन मानना चाहिए, है ना, जिससे राज्य अपने लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है, बस हम इतना ही मानना चाहिए। लेकिन हम शक्ति को हम एक साध्य मान लेते हैं, एंड इट सेल्फ, तो इट मीन्स कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, क्योंकि सभी चाहेंगे शक्ति गेन करना, पावर गेन करना, ठीक है। अराजकता और युद्ध को बढ़ावा देना दोस्त मार्गेंतो के प्रिंसिपल से थोड़ा सा प्रमोट होता कहीं ना कहीं, अनार्की और वॉर, जिस तरीके से मार्गेंतो की बात लग रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड रोबर्ट टकर और कैनेथ वोल्टेस के अनुसार दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया है कि चाहिए शब्द को अपने सिद्धांत में अधिक प्रयोग किया है मार्गेंतो ने, जिस तरीके से इसने चाहिए शब्द का प्रयोग किया है। तो क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि चाहिए वर्ड जो है आइडियलिज्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि जो आदर्शवादी हैं, जो शांति की बात करते हैं। तो मार्गेंतो भी कहीं ना कहीं दोस्तों ने चाहिए वर्ड कहीं ना कहीं यूज किया है कि ये कंट्री के ऊपर शक्ति प्राप्त करना चाहिए, पावर गेन करना चाहिए, है ना, कोई आपका स्थायी परमानेंट मित्र नहीं है, इसलिए उनसे बच कर रहना चाहिए। कहीं कहीं इन्होंने जो चाहिए वर्ड क्यों यूज किया है, इस वजह से कैनेथ वोल्टेस के द्वारा भी इसकी आलोचना की गई है। क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों होजमैन है, पावर मोनिज्म, शक्ति का अद्वैतवाद का दोस्तों इसने नाम दिया है कि दुनिया में जो जिस तरह से पावर लोग इसके ओर करना चाहते हैं, पावर जो गेन करना चाहते हैं, इस वजह से होजमैन ने कहा है कि ये पावर मोनिज्म है दुनिया में। मार्गेंतो की थ्योरी को इसने ये कहा है। रॉबर्ट टकर क्या कहता है कि यदि मार्गेंतो के सिद्धांत को ठीक मान लिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि किसी राज्य का कोई भी कार्य अनैतिक नहीं माना जाएगा। क्योंकि दोस्त मार्गेंतो ये कहता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो वो सही है, क्योंकि दुनिया में युद्ध होते ही रहेंगे और वो इस युद्ध को टाल नहीं सकता, ठीक है। और इसने बोला कि कोई युद्ध करता है, कोई अटैक करता है, तो मार्गेंतो कहता है ये तो नैतिकता है, ये तो मोरलिटी है, ये तो सही है, जिस तरह चाणक्य ने कहा था ना, ये वीरता है। लेकिन दोस्त आज क्या है, अगर हम बेवजह देखो, अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, दुनिया भर ने इसकी निंदा करी, भारत ने भी दोस्त युद्ध को शांत करने की बात कही। अब इनडायरेक्टली हमने ये डायरेक्टली दोस्त हमने ये नहीं कहा कि नहीं ये रूस गलत कर रहा है, बट हमने ये जरूर कहा कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री पे इस तरीके से अटैक करके भोले वाले जो लोग हैं वहाँ के, उनकी भी जान चली जाती है इसके अंदर, इसलिए युद्ध को इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, ठीक है। तो आज क्या है, हम एक युद्ध को दोस्त एक मोरल तो नहीं कह सकते। तो आज यहाँ पे रॉबर्ट टकर यही कहते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब यह हुआ कि आज जो भी युद्ध होंगे हम उस सबको यानी कि अनैतिक नहीं मानेंगे।
जैसे कि मार्गेंतु कहता है यहाँ पे। तो इस प्रकार दोस्तों कहा जा सकता है कि मार्गेंतु के द्वारा दिए गए सिद्धांत, ऐसा नहीं है कि आलोचना करने के बाद इसका कोई रिलेवेंस है ही नहीं, कोई महत्व है ही नहीं। दोस्त आज भी जो उसके 6 प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं आज रिलेवेंस है और कई बातों में दोस्त मायने रखते हैं। पे आपको दोस्त एक चीज ध्यान रखना है कि केनेथ वोल्टेज के द्वारा मार्गेंतु के प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज करने के बाद एक नई थ्योरी दी गई जिसका नाम था न्यू रियलिज्म, नव यथार्थवाद। जिसमें इसने ये कहा कि जिस तरीके से मार्गेंतु ये कहता है कि दुनिया भर के अंदर ये जो कंडीशन है वॉर की ये बनी रहती है, ये कहता है कि ये इसलिए नहीं कि दुनिया आपस में पावर इसको गेन करना चाहती है, शक्तिशाली बनना चाहती है, ये इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, कहाँ पे दोस्त, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है जो एक मीडिएटर की भूमिका निभा सके और कोई भी अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको शांत कर सके। तो केनेथ वोल्टेज का यहाँ पे ये कहना है कि दुनिया भर में दोस्तों जो है ना अनार्किज्म, यानी जो अराजकता का व्यवस्था है, ये इसको मेन इशू मानता है। तभी जाके ठीक हो सकता है कि कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके सब फॉलो भी करे। आज दोस्तों यूएनओ है, कौन उसकी बात मान लेता है यार? कभी रशिया अटैक करता है तो यूएनओ क्या पार्ट लेता है, अमेरिका अटैक करता है तो क्या पार्ट लेता है भैया, यूएनओ। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, विश्व राज्य कह सकते हो आप उसको, है ना, जिसके बाद सभी फॉलो करें। तो ये कहा गया केनेथ वोल्टेज के द्वारा, न्यू रियलिज्म के नाम से जाना जाता है, नव यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जे.एन. टिकनर द्वारा प्रतिपादित नारीवादी उपागम पर निबंध लिखिए। दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जे.एन. टिकनर का नाम दोस्तों बहुत फेमस है, एक फेमिनिस्ट है ये। फेमिनिस्ट का मतलब जो महिला और पुरुष में समानता की बात करते हैं, पैट्रियार्कल सिस्टम के एंड करने की बात करते हैं, नारियों के अधिकारों की इन्होंने बात करी है। एक ये लिबरलिस्ट एक फेमिनिस्ट है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जेंडर का जो क्वेश्चन है इन्होंने दोस्तों उठाया और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नारीवादी सिद्धांत इन्होंने दिया। विश्व राजनीति में जेंडर की जो भेद है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको खत्म करने की बात कही थी। देखो टिकनर ने मार्गेंत्यू और रॉबर्ट कोहेन दोनों की आलोचना करी। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने पावर्स की बात करी, नेशनल इंटरेस्ट की बात करी, दोस्त वर्ल्ड के अंदर युद्ध की बात करी, लेकिन कहीं पे भी इन्होंने नारियों की यानी कि महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। दोस्त इस तरीके से टिकनर ने इनकी आलोचना करी है। राजनीति विज्ञान विभाग कहीं दोस्त एक अंग माना जाता है अगर देखा जाए तो। मेनली दोस्तों जो हमारा फेमिनिस्ट टॉपिक है, इसको आज 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के अंदर काफ़ी देशों में दोस्तों पढ़ाया भी जाता है। ऐतिहासिक, समाजशास्त्री तथा कानूनी अधिकारों के दोस्तों काफ़ी ज्ञान रखते हैं जे.एन. टिकनर। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप ये, ठीक है। एंड अंतर्राष्ट्रीय विवादों और युद्ध के संदर्भ में दोस्तों ने अपने प्रिंसिपल दिए हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर दोस्तों ने सुरक्षा की बात करी है। राज्यों की आंतरिक स्थिति के साथ साथ इन्होंने तुलना करी है। कानून और व्यवस्था, इन दोनों के ही द्वारा दोस्त हम शांति बना सकते हैं। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य को एकल विवेकपूर्ण खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पे टिकनर के द्वारा जो कही गई है हम ये समझते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जेंडर को एक सेंटर में मान के चलते हैं, ये कि सेंटर में होना चाहिए। सेक्स तथा जेंडर में दोस्त अंतर होता है, यानी डिफरेंस इन दोनों के अंदर, ठीक है। सामाजिक विशेषताएं जो लड़के और लड़की को अलग कर देती है। नारीवादी लेखक की जेंडर परिभाषा सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल उसी के साथ बनती है। यानी जो कहने वाला यहाँ पे ये है कि जो जेंडर है उसको सोसाइटी में इस तरीके से लिया जाता है कि एक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है लड़के और लड़कियों के बीच में, ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला है कि पावर, एटोनॉमी, ये दोस्त यानी कहते नहीं कि एक बिल्कुल ही एक इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड से या अपने विवेक से जो काम चाहता है वो कर सकता है। लेकिन आज क्या है कि एक पुरुष को ही माना जाता है कि एक आदमी के पास, एक मैन के पास, उसके पास पावर है, उसके पास एटोनॉमी है, उसके पास विवेक है, उसके पास सब कुछ करने की ताकत है। बट लड़की को एक कमज़ोर माना जाता है। अब लड़कों पे या बाप पे या अपने भाई पे डिपेंड माना जाता है, तो उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है। मतलब कि एक प्रॉपर्टी की तरह यूज़ किया जाता है ना, एक वस्तु की तरह जिस तरीके से एक ट्रीट किया जाता है कि बस 4 दीवारी में रखने, है ना। तो इस बात को ही आलोचना करती है जे.एन. टिकनर कि 4 दीवारों में नहीं रखना चाहिए। डिपेंडेंसी थ्योरी के दोस्तों ने आलोचना करी, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि एक लड़की, एक महिला जो है वो पुरुष समाज पे यानी कि पैट्रियार्कल सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने पति पे, बेटों पे या अपने पापा पे, इन तीनों पे दोस्तों में से डिपेंड रहती है। समग्र रूप से जेंडर का जो मूल अभिप्राय है वो है शक्ति तथा असमानता। वास्तविक पुरुष का अर्थ है दोस्त वह स्त्री सुलभ कमजोरियां ना दिखाए। दैट मीन्स कहने वाला यहाँ पे ये है कि आज इस टाइम पे कोई भी स्त्री किसी भी सेक्टर में दोस्त पीछे नहीं है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पीछे क्यों है? इंदिरा गांधी जी से दोस्त अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी से एक लोह स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार करने की आशा की जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम एक लड़की को सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित करें। आज भी दोस्तों यूपीएससी के रिजल्ट के अंदर टॉप 3rd में देखोगे यार तो लड़कियों ने बाजी मारी,
तो आज यूपीएससी हो गया, डिफेंस हो गया दोस्त, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सभी सेक्टर में आज लड़कियां आ गई। किस सेक्टर में पीछे यार? तो इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी दोस्तों महिलाओं को या यानी कि स्त्रियों को या जिस तरीके से राइट से वंचित किया जाता था उनको हमेशा आगे रखना चाहिए। नारीवादी लेखक अधिकतर उत्तर प्रत्यक्षवादी है। डैट मीन्स कह सकते हो कि ये आज इस टाइम पे जो अपने अधिकारों की बात करती है, सिद्धांत हमेशा किसी के लिए तथा किसी उद्देश्य के लिए दोस्तों बनाए जाते हैं। एंड सभी लेखक नारी शोषण एवं उत्पीड़न के कारण एवं परिणामों की बात करते हैं, इन्हें समाप्त करने के दोस्तों सुझाव देते हैं। बट ये एक्चुअली में दोस्तों धरातल पर प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। सभी जगह दोस्त, चाहे पार्लियामेंट के अंदर देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, एक महिलाओं की दोस्त जो राइट्स है वो कम है, इनकी क्वांटिटी भी कम है। सभी जगह पे पुरुष प्रधान समाज है हमारा। आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर तो लोकसभा से बिल ही देखो, बिल ही पास नहीं होता। महिलाओं को रिजर्वेशन दो भाई लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तभी तो कुछ हो सकता है, बट बिल ही पास नहीं होता। बताइए यार, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहना है, सांद्रा वाइट वर्थ लिखती है यहाँ पे कि संबंधों के परंपरागत क्षेत्र के विपरीत समकालीन नारीवाद की जड़ें सामाजिक आंदोलन में है, अर्थात नारी मुक्ति आंदोलन में है। और ये दोस्तों आंदोलन 1920 सेंचुरी से चलते आ रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि स्त्रियों को उन क्षेत्रों में भी नौकरी करने का अधिकार दिया जाए जो ऐतिहासिक रूप से अभी तक एक लड़कों या पुरुषों के लिए माना जाता है। ऐसा नहीं है दोस्त कि अगर आप देखोगे तो एक घर सिर्फ आदमी बना सकते हैं, मजदूरी का काम तो एक औरत भी कर सकती है। चाहे वो डिफेंस में हो, हेल्थ में हो, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, औरत भी चला सकती है, एक लेडी भी चला सकती है। तो आज कई सेक्टर में ये सोच जो है, मेंटलिटी जो चेंज हुई है। बट आज भी दोस्त जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी आज पुरुष प्रधान दिखा जाता है। स्त्रियों को दोस्त जो सीटें है बहुत कम मिलती है, तो इसलिए सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। देखो 20वीं सेंचुरी के आरंभ से ही सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य मुद्दा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी लेखकों जितने भी रहे यार, उनका एक सेंटर पॉइंट रहा है, ये मेन सब्जेक्ट रहा है, फेमिनिस्ट टॉपिक जो है। परंतु सुरक्षा का नारीवादी दृष्टिकोण काफ़ी अलग है, अर्थात सुरक्षा की परिभाषा, असुरक्षा की व्याख्या, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय, सभी पर नारीवादी दृष्टिकोण परंपरागत यानी कि जो पुराने टाइम से जो परंपरा चलती आ रही है उनमें चेंजेस करने की दोस्तों बात करते हैं। तो ये सारे विचार टिकनर के अकॉर्डिंग है जो अब तक मैं आपको बता रहा हूँ। कि दोस्त यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए, एंड इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, देखो निष्कर्ष ये कह सकते हो, इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नारियों यानी कि महिला पुरुष में जो है भेदभाव किया जाता है, चाहे प्रॉपर्टी में हो गया, एंड दोस्त यहाँ पे नौकरी में हो गया, जिसमें चार दीवारी का सिद्धांत दिया जाता है, सिर्फ चार दीवारी में घर में ही रहेंगे, वो आगे कुछ कर नहीं सकते। ये मेंटेलिटी चेंज हुई है, बट अभी भी गाँवों में चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक दोस्त क्वेश्चन हमारा और बन जाता है, वो है भारत एक उभरती हुई ताकत है, आर्थिक और सैन्य कारकों पर प्रकाश डालते हुए इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि भारत अगर दोस्त कहेंगे, यहाँ पे दोस्त आप इंडिया लिख देना, ठीक है। इंडिया इज़ अ राइजिंग फोर्स है इस टाइम, है ना, एक राइजिंग कंट्री यार, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया एक। तो कमेंट करना है आपको स्टेटमेंट पे इस पे, ठीक है, कि भारत सच में एक इकोनॉमिक और मिलिट्री रूप से भारत एक शक्तिशाली कंट्री बन रहा है। देखो अर्नेस्ट एंड यंग एक सर्वे हुआ था दोस्त इसके द्वारा 2007 के अंदर, इसमें ये कहा गया था कि 2050 तक दुनिया में जो 7 बड़ी शक्ति, आर्थिक शक्तियाँ होगी, इकोनॉमिक पावर होगी, उनमें दोस्त भारत भी शामिल होगा। तो बहुत बड़ी बात है ये, बट 2050 तक लंबा टाइम है। ठीक है, ये दोस्तों कहा गया इसके अंदर भारत एक आर्थिक ताकत है। कैसे? G8 जो कंट्री है दोस्त, उसके अंदर दुनिया के जो मालदार देश है उनका दोस्तों ग्रुप है G8। 8 देशों में दोस्तों शामिल है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, रूस। इन 8 देशों से दोस्त भारत के संबंध बेहतर हैं, बहुत अच्छे हमारे संबंध हैं। विश्व व्यापार में, विश्व स्वास्थ्य में, एंड विश्व शिक्षा में आदि मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए दोस्त इन राष्ट्रों के नेता मिलते रहते हैं। भारत के साथ दोस्तों अच्छे संबंध है, और हमेशा भारत ने इन यूएनओ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इंटरनेशनल पीसनेस को प्रमोट किया है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर भी दोस्तों भारत की इमेज एक बहुत अच्छी देश की रही है, शांतिप्रिय देश की रही है। उन्होंने अपने सम्मेलनों में दोस्तों 5 विकासशील राष्ट्रों को भी यानी कि इन्विटेशन दिया था, जिसमें दोस्तों भारत भी एक है। भारत भी दोस्तों ग्रुप 8 के कंट्री के साथ हमेशा से जुड़ा रहता है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का है आज भी यार। 60% जो भारत की आबादी है वो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी पे निर्भर करती है। ठीक है, एंड तिलहन अगर देखेंगे दोस्तों, इसका जो आज मिशन है हमारे भारत के अंदर 2009 से 2010 के दौरान किसानों को लगभग 845 करोड़ रुपए का दोस्तों लोन दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी जो मनरेगा है, इसके तहत भी दोस्तों लगभग करीब 5 करोड़ घरों को रोजगार मिला है इसके तहत। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? औद्योगिक उत्पादन और बुनियादी ढांचे में दोस्तों भारत ने विकास किया है। अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत के अंदर हुआ है, लगभग 9% के दोस्तों रेट से हुआ है ये। 10 और 11 का टाइम पर दोस्तों इसमें तेज़ी से वृद्धि आई, 8.2% से भारत बढ़ा है।
बंदरगाह दोस्तों, हवाई पतन, रेलवे और मालगाड़ी में सुधार करना। भारत ने अब देखो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भारत अब सुधार कर रहा है धीरे धीरे करके। एंड जो सबसे बड़ी बात है, जब से मोदी जी आए हैं भारत में एफडीआई का भरमार हो चुका है, ठीक है। एंड मोदी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे एफडीआई लेकर आते हैं, ठीक है। भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में काफ़ी लोकप्रिय देश बन चुका है। देश के पास करीब 2 करोड़ युवा वैज्ञानिक और तकनीकी दोस्त कर्मचारी हैं इस टाइम पे। 11 और 12 के दोस्तों सर्वे के अकॉर्डिंग भारत के अंदर जो एफडीआई आया था वो 46.35 अरब अमेरिकी डॉलर था यार। आज दोस्तों बढ़ के लगभग ये तो 300 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। यानी दोस्तों भारत आज बहुत तेज़ी से अब तरक्की कर रहा है। विज्ञान यानी कि साइंस और रिसर्च में भी दोस्तों भारत का अपना ही एक मिशन है। चाहे दोस्तों स्पेस के अंदर देखा जाए तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना की गई। इंटरनेशनल ओलंपियाड में भी दोस्तों भारत छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है। और जो सबसे बड़ी बात है, NMP का दोस्तों विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। यानी कि जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, एक वर्ष में दोस्तों 70,000 टन से अधिक दोस्तों यहाँ पे हेक्सेन मिश्रित खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। और नई टेक्नोलॉजी की दोस्तों हमेशा भारत के अंदर नए नए एंड जो ड्रग्स यानी कि जो औषधियाँ हैं, दवाई, मेडिसिन वगैरह है, उसके खोज किया जाता है। जो अगर हम कोरोना के टाइम पे देखें, जहाँ पे दोस्तों अमेरिका ने अपनी मेडिसिन देने से मना कर दिया था दुनिया भर के देशों को, उस पर है रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। वहीं पे जो भारत ने दुनिया के हर देशों को अपने देश के अंदर दोस्तों बनाई गई जो कोवैक्सीन है, जो सभी देशों को दिया। आप खुद से सोचिए यार, ठीक है। तो देखो आज दुनिया में कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, सबने लगाया जिस तरीके से लगाया, लेकिन भारत ने अपनी खुद की देश की मेडिसिन बनाकर दुनिया भर में इसको जब सप्लाई किया तो दुनिया भर को आज ये लगा। एक भारत भी आज इस टाइम एक बहुत बड़ा अपना ओहदा रखता है, ठीक है। एंड सूचना प्रौद्योगिकी मीडिया विस्फोट 1980 के दशक में दोस्त आज देखा जाए तो इंटरनेट का इस्तेमाल करने स्टार्ट हो गए थे, जिसको इनसेट कहा जाता पहले। 1990 के दशक में देश में निजी टेलीविजन की 2 चैनल जो है उनका मतलब कि कैसे शुरुआत हुई। आज जी न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं वो 1990 की टिकट्स कई टाइम का चला हुआ है। मोबाइल फ़ोन दोस्तों आज आया और हर देश की आज एक नीड बन चुकी है। भारत भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बीपीओ। देखो बीपीओ ने देश में एक विशाल उद्योग खड़ा कर दिया है। बीपीओ मतलब दोस्तों क्या, युवक जो आज कॉल सेंटर में है, जहाँ पे आज एक कंट्री से हम दूसरे कंट्री में, इंटरनेशनल कंट्रीज में अगर हम बातचीत करते हैं तो बीपीओ का बहुत बड़ा साधन है। जिस तरीके से देखते हो आप कॉल सेंटर में हम इस तरह से लगा के बात करते हैं, इसको बीपीओ कहा जाता है। तो भारत के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग आज इस समय दुनिया के लगभग 110 देशों से जो जुड़े हुए हैं, आज 110 देशों में आज वो बसे हुए हैं। तो भारत भी अपने आप में एक है ना, एक सामरिक शक्ति है, आर्थिक पावर भी है, आर्थिक शक्ति भी है भारत, एक राजनीतिक शक्ति भी है। भारत की एक बात की दोस्तों वैल्यू होती है। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, अमेरिका ने दोस्तों भारत से कहा कि रशिया पे ये दबाव बनाया जाए कि वो यूक्रेन पर अटैक ना करे। तो भारत की दोस्तों अपना एक ओहदा है इस मामले में। भारत एक बड़ी सैन्य ताकत है इस टाइम, ठीक है। भारत की रक्षा और सैन्य नीति की हम बात करें, देखो हमारा रक्षा विभाग जो है वो तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तो उस कामकाज देखता है हमारा जो डिफेंस जो डिपार्टमेंट है। एंड जॉइंट नवाल एक्सरसाइज यानी कि हमारा दोस्तों 90% जो व्यापार होता है वो समुद्र के जरिए होता है। 70% जो हमारी जो ऊर्जा आयात होती है वो समुद्र के जरिए ही होती है। तो भारत और जापान के बीच जो सहयोग है दोस्त बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है इस टाइम तो। एंड प्रमुख जो एयर चीफ मार्शल है भारत के, देखो जैसे कि हम बात करें पाली एच मेयर, तो मेजर जो है, हम किसी भी चुनौती का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। भारतीय वायुसेना अब एक परिपक्व मैच्योर वाली मतलब कह सकते हो कि अंतरिक्ष वैमानिकी ताकत है और तौर पर विकसित हो चुकी है। हमारे शस्त्र भंडार में काफ़ी उन्नत और सक्षम विमान आज है। तभी दोस्तोों आज हमारे डिफेंस के अंदर एक बहुत बड़ा पावर है। चाहे देखो सुखोई 30 से लेकर है ना Mi-21 हो गया दोस्त, है ना, या राफेल हो गया, ठीक है। तो आज हम अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता, देखो वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए 2 स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हवाई बेड़े में अधिक उन्नत तकनीकें शामिल की गई है, हथियार शामिल की गई है ना दोस्त। एंड आगे दोस्त आज जो मेनली जो आज एडवांस तरीके से जो आज मॉडर्न सिस्टम है आज उनको दोस्तों सेनाओं को प्रोवाइड किया गया है। सुपरसोनिक जो दोस्त मिसाइल ब्रह्मोस्त्र से हमारी सेनाओं को प्रोवाइड किया गया है। मुख्य रूप से दोस्तों जो एरोस्टेट है नामक जो रेडार है वो भी हमारे पास अच्छे आ चुके हैं इस टाइम। अमेरिका है दोस्त, हमने C-130 जो जे हरकुलस जो हमने लिया है दोस्त, वो आज हमारे पास बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। एंड जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज, देखो जुलाई 2007 में दोस्त ब्रिटेन से हमने बेडिंगटन हवाई अड्डे पर भारत ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों का एक साझा अभ्यास चला। उसके बाद अभ्यासों का जो उद्देश्य था मेन, वो एक दूसरे में एक क्षमता को बढ़ाना था, ठीक है। इस तरीके के अभ्यास के सामरिक साझेदारी दोस्तों बढ़ते हैं और एक दूसरे ताकत जो है वो इसी से पता चलता है कि हमारा कोई मित्र जो है वो हमारी कितनी हेल्प कर रहा है और हम उसकी कितनी हेल्प कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है। एंड हम न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध क्षमता,
1998 में दोस्त हमने अपना परमाणु एटम टेस्ट किया और उसमें पास भी हुए, क्योंकि 1974 में जब हमने किया दोस्त उसमें फेल हो गए थे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, बट वाजपेयी जी की सरकार के दौरान दोस्तों ये किया गया और उसमें सफल भी हुए। उसमें इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, बट वो भी कुछ समय के लिए ही था, ठीक है। एंड जो पीसनेस की बात करते हैं हम दुनिया भर के अंदर, 1950 में जब उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक किया दोस्त, तो हमने उसमें शांति की बात करी। 1960 में जब कॉन्गो का मामला संयुक्त राष्ट्र में चला गया तो उसमें हमने शांति की बहाली की बात करी, हमें अपने मिलिट्री फोर्सेस भी भेजी। एंड जो जब श्रीलंका में हो रहा था लिट्टे और सिंगली के बीच में मामला, हमने दोस्त अपनी फोर्सेस भेजी ताकि उसको शांत किया जा सकता है, ठीक है। 1999 में दोस्त मेजर जनरल वीके जेटली को कहाँ पे दोस्त सियरा में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना दल का कमांडर बनाया गया और सैनिक प्रदाता देशों में भारत तीसरे स्थान पर दोस्तों आता है इस टाइम पे सैनिक के मामले में, ठीक है। आज इस प्रकार दोस्तों कहा जा सकता है कि भारत इस टाइम जीडीपी के अंदर अपने दोस्त हेल्थ में डिफेंस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है यार आज, ठीक है। पर कैपिटा इनकम भारत की इंक्रीज हुई है दोस्त मोदी जी के आदरण से। एक जो कहते हैं रेवोल्यूशन आई है किसके अंदर, इंटरनेट के अंदर, मीडिया डिजिटल मीडिया के अंदर दोस्त बहुत बड़ी इंटरनेट क्रांति आई है। इसका दोस्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारत के लगभग दोस्त इस टाइम लगभग करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। आज ये वीडियोस आप देख पा रहे हो यार, तो कहीं ना कहीं जियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके अंदर, जो कि मोदी जी के आने के बाद ही आया। तो कई सारे देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर मोदी जी की नीति बहुत सफल है। अब कुछ मामले हैं जिसमें हम रोजगार की बात करते हैं ना, कुछ चीज़ों पे हम घेरते हैं सरकार को, बट वो भी है ये देखो गवर्नमेंट जॉब तो अब रही नहीं यार, बट कंपटीशन ज़्यादा है उसमें, तो लोग प्राइवेट सेक्टर पे मूव हो रहे हैं इस टाइम पे। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। इस तरह का जो टॉपिक हमारा आज यहाँ पे खत्म होता है। नोट्स के लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले लीजिए। स्लाइड्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। कैसे लगी वीडियो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जितनी भी वीडियोस हमारी बन चुकी है पहले ही उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया, जाइए दोस्तों उसको देख लीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को सभी जगह दोस्तों शेयर कीजिए, एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। नोट्स का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे क्लिक करोगे दोस्त यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिंपल नोट्स प्लीज दोस्तों, पेड होता है यार, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर पेड मत करो यार, बट देखो थोड़ा इंडस्ट्री चल रही है, हमारी भी एक पूरी कंपनी है, सभी इंप्लॉइज़ को सैलरी देना होता है यार, तो उसमें थोड़ा सा यार कंट्रीब्यूशन तो बनता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोट्स है, काफ़ी बेनिफिशियल नोट्स है आपके लिए, बहुत बेनिफिट, पूरा एग्जाम इसी में से आने वाला है। तो आप नोट्स ले लीजिए यार, इसमें तो यार 2 प्लेट मोमोज खा लोगे पूरा पैसा खत्म हो जाएगा इतना तो यार, है ना। एक पिज्ज़ा की 200 रेट से भी कम हमारे नोट्स का प्राइस होता है, तो आप नोट्स ले सकते हो। चल दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।